दोस्तों, आज हम रिट मेंस के अंदर जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, जिसके अंदर 8 यूनिट है, वो आज मैं आपको रैपिड फास्ट तरीके से कराने जा रहा हूँ। इससे कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर उस 2 घंटे इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेगा, तो उसके 8 के 8 पूरी यूनिट अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये 8 यूनिट हमें स्टडी करना है। एक पहला हमारा नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन नंबर 2, सूक्ष्म जीवों में होने वाले रोग, माइक्रोबियल डिजीज। देन जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। देन जैव रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल। जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन। उत्तक, टिश्यू, भोजन के प्रमुख अवयव और कोशिका संरचना तथा कार्य। अगर ये जो आपके 8 यूनिट है, अगर आप इनको पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यही बोलो 8 यूनिट जो है, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो 2 से ढाई ढाई 2 से ढाई महीने में पढ़ाता हूँ, जिसको मैं 2 से ढाई घंटे के अंदर आपको मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से सब कुछ कंटेंट में बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप अच्छे से इसको देखिए और रिवाइज कीजिए, आपको बेहतरीन कंटेंट अभी मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, मैंने यहाँ पर इसमें बताया है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या स्टडी किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले एंडोक्राइन के अंदर आपको पता होना चाहिए पहले जनरल कि हमें 3 टाइप ऑफ ग्लैंड होती है। बोलो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मेसोक्राइन। कि बहुत सी बार एग्जाम के अंदर यही पूछ लेते हैं कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पहले मैंने वही बताया है कि जो एंडोक्राइन होती है उसमें क्या होता है, डक्ट एब्सेंट होती है परंतु हार्मोन उसमें उपस्थित होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है परंतु हार्मोन एब्सेंट होता है। और मेक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें डक्ट भी उपस्थित होती है, यानी एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, और हार्मोन भी वो स्रावित करती है, यानी एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो उसे हम मेक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की बात करें, तो पीनियल ग्लैंड, यानी बोलो आपका उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये 6 प्योर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। उसके बाद हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो लीवर, सिलेवरी ग्लैंड, मायोबियन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। मैक्सिमम हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। उसके बाद मिश्रित ग्रंथियों की बात करें, तो अग्नाशय, पैंक्रियाज, बोलो आपका टेस्टिज, ओवरी, ये बोलो मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो अब हमें यहाँ पर एंडोक्राइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एंडोक्राइन ग्लैंड और मेक्सोक्राइन ग्लैंड, सारी ग्लैंड के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें, तो पहले हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड बॉडी में कहाँ होती है, तो ब्रेन में होती है। ब्रेन में, फोर ब्रेन में होती है। और फोर ब्रेन का जो डायंसिफेलोन पार्ट है, डायंसिफेलोन भाग है, उसकी डोर्सल सरफेस पे ये उपस्थित होती है। उसके बाद ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन दो काम करता है। किसी भी ग्लैंड का जो कार्य होता है वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो अगर मैं हार्मोन का काम बोलूं या ग्लैंड का काम एग्जाम में बोले, एक ही बात है। मेलेटोनिन दो काम करता है। एक तो लैंगिक परिपक्वता को संदमित करता है, इनिबिट सेक्सुअल मैच्योरेशन। ओके, इसका मतलब जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, जब तक मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता रहेगा, तब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी। और उसके बाद दूसरा ये काम करता है, त्वचा पर मेलेनिन पिगमेंट को डिफ्यूज होने से, विसित होने से रोकता है। यानी जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, तब तक थोड़ा सा रंग त्वचा का जो है वो हल्का लाइट रहेगा। और जैसे ही बोलो पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएगी, तो थोड़ा रंग गहरा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि फिर मेलेनिन वर्णक जो है वो पूरी बॉडी पे डिफ्यूज होंगे, तो रंग तो थोड़ा गहरा डार्क होना ही है। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पीनियल ग्लैंड होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैविक घड़ी से संबंधित होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पीनियल ग्लैंड जो है वो 12 AM यानी रात को 12 बजे हाईली एक्टिव होती है, और दोपहर में 12 PM पर सबसे लेस एक्टिव होती है। इसीलिए इसका संबंध बोलो क्लॉक की तरह होने की वजह से इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। उसके बाद मैंने कहा थर्ड आई, मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है, क्योंकि जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, यानी तब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी, कोई गड़बड़ियां नहीं होगी।
और जैसे ही आपकी पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई नहीं, तीसरी आंख बंद हुई नहीं, लैंगिक परिपक्वता आई नहीं, सारी गड़बड़ियां चालू हो जाती है। इसी वजह से थर्ड आई से कहा गया है। और उसके अलावा इसे सैंडो ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है तो इस पर कैल्शियम कार्बोनेट बोलो इन सब के डिपोजिशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे मस्तिष्क की रेत सैंडो ब्रेन कहा गया है। और इसका शेप कोमा शेप होता है। तो मैंने पीनियल ग्लैंड का बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई, जिससे आप रैपिड फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी फोर ब्रेन के डायंसिपेलोन की वेंट्रल सरफेस हाइपोथैलेमस पे स्थित होती है। और हार्मोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ही होते हैं। और पीयूष ग्रंथि जो है उसके दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब अग्रपिंड, एक पोस्टीरियर लोब पश्चपिंड। जो एंटीरियर लोब होता है उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो पोस्टीरियर लोब होता है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो एंटीरियर लोब जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं उससे 7 हार्मोन बोलो रिलीज होते हैं, जिनको याद करने का मैंने एक ट्रिक बताई है, प्लेट में पीजी बोलो। अक्सर बोलो शहरों के अंदर लोग प्लेट लेते हैं और उसके अंदर उसको हॉस्टल या पीजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा फ्लेट में पीजी। यहाँ पर एफ का मतलब है एफएसएच हार्मोन, एल का मतलब है एलएच, ए का मतलब एसीटीएच, टी का मतलब टीएसएच, ए में एमएसएच, पीजी यानी प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन जो है वो बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब का नहीं है या एंटीरियर लोब का है, तो फ्लेट में पीजी से आपको सारे हार्मोन के नाम तो एक बार ध्यान रहेंगे। और पोस्टीरियर लोब जो है जिसे न्यूरो हाइपोपाइसिस कहते हैं उससे दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक बोलो आपका एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन। अब इन हार्मोन का काम देखते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में काम लिखा है जिससे हमारा रैपिड फास्ट रिवीजन हो जाए। जैसे पहला मैंने लिखा एफएसएच, फुल नेम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये काम क्या करता है, गेमेटोजेनेसिस में हेल्पफुल है, युग्मक जनन में सहायक है। दूसरा एलएच सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका काम क्या है, नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवुलेशन अंडोत्सर्ग करवाता है। उसके बाद एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ये एडिनल ग्लैंड के कोटेक्स को इंड्यूस करता है। उसके बाद टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारी त्वचा में एपिडर्मिस के अंदर जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है उससे मिलेनिन पिगमेंट के सीक्रेशन को सिंथेसिस को बोलो क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन है वो उसे हम लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच और एमटीएच मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों से मिल्क का प्रोडक्शन कराना, यानी पी फॉर प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन। ओके। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन, यानी नाम से पता चल रहा है रिलेटेड टू ग्रोथ, वृद्धि से संबंधित है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कमी अगर बच्चों में हो जाती है, चाइल्ड में हो जाती है, तो बच्चों में बोनापन हो जाता है, ट्रोफिज्म हो जाता है। और अगर उसकी कमी बोलो एडल्ट में हो जाती है तो सीमन रोग होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन अति स्त्राव बच्चों में हो जाता है तो गैंगेटिज्म यानी महाकायता, भीमकाय बोलो हो जाता है। क्लियर। और अगर किसी एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो उसके अंदर एक्रोमेगली डिजीज होती है, जिसमें व्यक्ति गोरिल्ला जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये मैंने आपको 7 जो हमारे एंटीरियर लोब है जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं उन हार्मोन का नाम और उनका काम बताया। उसके बाद अगर हम देखें जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर लोब है जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं उससे बोलो दो हार्मोन है, एक एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो काम होता है वो होता है कि ये यूरिन यानी मूत्र के आयतन को नियंत्रण के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। मेरे कहने का मतलब है इसको वेजोप्रेसिन इसीलिए कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एडीएच का दूसरा नाम क्या है या वेजोप्रेसिन किसे कहा जाता है। ध्यान रखना वेजोप्रेसिन कहा जाता है। ये यूरिन के आयतन को, मूत्र के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, बोलो जिसका मेन काम होता है, ये मुख्य सब हार्मोन है। जब भी डिलीवरी होती है तो ये यूट्रस के अंदर पेरास्टैटिक मूवमेंट जो है कर्मा कुंचन को बढ़ाता है जिससे कि डिलीवरी हो सके। और इसके बाद ये स्तन ग्रंथियों से मिल्क का सिक्रेशन भी करवाता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं।
और इसका जो सिंथेटिक फॉर्म होता है, संश्लेषित रूप होता है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंजेक्शन यूज किया जाता है, उसे पिट्टूसीन कहते हैं। ध्यान रखना, पिट्टूसीन ऑक्सीटोसिन का सिंथेटिक फॉर्म संश्लेषित रूप होता है। तो ये मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया। उसके बाद आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। कहाँ होती है? होती है, शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप, या अंग्रेजी एस अक्षर के समान होती है। ओके, एच अल्फाबेट के हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित कर। एक्चुअली जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोग्लोबुलिन एक्टिव हार्मोन स्रावित, और आयोडीन से जब वो रिएक्शन करता है तो वो थायरोक्सिन में, इसीलिए आयोडीन का बहुत बड़ा रोल थायराइड ग्लैंड के काम में है। ओके, उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या क्या काम करता है? एक तो बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, हमारे जो शरीर की आधार उपापचय क्रिया है उसको बढ़ाता है। एसिड नोड पर डायरेक्ट इफेक्ट डालकर हार्ट रेट को बढ़ाता है, और वसा के विघटन को भी बढ़ाता है। बोलो ये किसके काम है? बोलो, आपको मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन के काम है। ओके, उसके बाद मैंने आपसे कहा जो पैराथायराइड ग्लैंड, वो भी नेक में होती है। जो थायराइड ग्लैंड के टू लोब है उसकी लेटरल सरफेस पे उपस्थित होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्लैंड है, उसका हार्मोन कौन सा है? तो उसका हार्मोन होता है पेराथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? बोलो, पेराथ हार्मोन, जिसको PTH या कोलिव हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद इसका काम क्या है? तो ये नेफ्रॉन से कैल्शियम प्लस 2 का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इसका मतलब ये हुआ, जो पीटीएच या पेराथ हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? तो बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता कौन है? तो वो कैल्सीटोनिन हार्मोन है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता कौन है? तो वो पेराथ हार्मोन है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें पेरा फोलिकुलर सेल्स नजर आती है, क्लियर सेल्स नजर आती है। वही कैल्सीटोनिन हार्मोन को करती है, जिसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाना, और पेराथ हार्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। ठीक? उसके बाद हम थाइमस ग्लैंड को देखते हैं, स्टर्नम पर स्थित होती है और थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। और ये तो क्या करता है? मैंने कहा कि आपको, बोलो, बच्चों के अंदर स्थायी एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है? थाइमस ग्लैंड का है। थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये केवल चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था तक ही सक्रिय रहती है। उसके बाद हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो मैक्सिमम भाग होता है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। कोटेक्स जो भाग है उससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एक कोर्टिसोल कोर्टिसोन, और एक सेक्स हार्मोन। और मेडुला जो सेंटर पार्ट है, बोलो, उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। तो इनके अगर काम देखें तो जो हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो तो क्या करता है? मिनरल बैलेंस से संबंधित है। Na+ और सी, बोलो, Cl- का, बोलो, रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण करवाता है, और K+ का स्रावन, सीक्रेशन करवाता है। उसके बाद अगर हम कोर्टिसोल कोर्टिसोन की बात करें तो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं यार। इसीलिए किसी भी पर्सन को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है तो बोलो लॉन्ग टाइम तक उसे कोर्टिसोल कोर्टिसोन दिए जाते हैं, यानी स्टेरॉइड दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं यार। ओके, तो इन्हें जीवन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद सेक्स हार्मोन जो है, आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये भी एड्रिनल ग्लैंड का जो कोटेक्स भाग है उससे स्रावित होते हैं। का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को कंट्रोल करना। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का हार्मोन है, बस दोनों का काम सेम होता है। इमरजेंसी के अंदर एड्रेनलिन का ज़्यादा स्रावन होता है और नॉर्मल कंडीशन के अंदर नॉर एड्रेनलिन का ज़्यादा स्रावन होता है, इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन कहा जाता है। एड्रेनलिन को FFF हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी फियर होगा, जब भी फाइट होगी, जब भी आपका फ्लाइट होगी, तो ये सब केस के अंदर, बोलो, इमरजेंसी होती है। और इमरजेंसी हार्मोन, बोलो, थायरो आपका कौन होता है? एड्रेनलिन होता है। बहुत सी बार अप्लाइड क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, एक बच्चा जा रहा है, उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो बताइए उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन होगा। एक बॉय है जो अपने हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उससे सांप लटका हुआ दिखाई देता है, तो बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो आपको कोई भी एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको लगता है इमरजेंसी हो रही है, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका एड्रेनलिन ही होगा।
तो इस तरह से मैंने आपको 6 एंडोक्राइन ग्लैंड, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड बताए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ मिश्रित ग्रंथियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें मिश्रित ग्रंथियों का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो 3 हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एक पैंक्रियाज, एक टेस्टिस और एक और। अब जो मिश्रित ग्रंथियां होती है उसमें दो चीजें, एक तो अंतःस्रावी भाग और एक बहिस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग के अंदर हार्मोन आएगा और बहिस्रावी भाग के अंदर डक्ट आएगा। तो अगर हम पैंक्रियाज जो है अग्नाशय के अंदर हार्मोन की बात करें, तो इसके अंदर 4 सेल होती है। इसमें 2 सेल मेन होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को स्रावित करती है और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डक्ट का नाम क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट अग्नाशय नलिका होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय की कौन सी, मैंने कहा आपको सेल से होता है, तो आपका बीटा सेल, और ग्लूकागोन का किससे होता है, अल्फा सेल। आप ये ध्यान रखो, बीटा सेल का संबंध किससे, इंसुलिन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ऐसे याद करवाता हूँ, इस दुनिया में अच्छा बेटा, अच्छा इंसान वो है जो अच्छा बेटा है, यानी शादी के बाद भी माता पिता का ध्यान रखता है, वही अच्छा इंसान है। इसका मतलब हुआ मैंने अच्छे इंसान को अच्छा बेटा, अच्छे बेटे को अच्छे इंसान से कनेक्ट किया है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिज की, रक्षण की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारा हार्मोन है, तो सब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण जो है वो कौन सी सेल करती है, तो वो इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं करती है, जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसे एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। बहुत सी बार थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है। तो एंड्रोजन बोलूं, टेस्टोस्टेरोन बोले, एक ही बात है। अंतराली कोशिका बोले, लीडिंग सेल बोले, इंटरस्टिशियल सेल बोले, सबका मतलब एक ही है। और आपको मैंने कहा डक्ट कौन सी होगी, तो टेस्टिज की डक्ट वासा डिफरेंशिया होती है, शुक्रवाहिनी होती है, वही आपकी क्या होगी, इसकी डक्ट होगी। उसके बाद तीसरा अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें, ओवेरी। ओवेरी का हार्मोन तो हम जानते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्ट्रोजन, और सोर्स क्या है, एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से, और प्रोजेस्ट्रोन जो है कॉर्पस लुटियम से स्रावित होता है। और जो एस्ट्रोजन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जो है वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है। ओके। और इन डक्ट जो होती है, ओवरी की डक्ट फेलोपियन ट्यूब होती है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट मैंने आपको अच्छे से रिवाइज कर दिया, और मैंने कंटेंट इस तरह से लिखे हैं, अगर आप इसको रिवाइज करोगे, आप इसको ध्यान रखोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली फास्ट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर दो चीज़ें आती है, एक एंडोक्राइन भी आता है, एक नर्वस भी आता है। कंट्रोल हार्मोन से भी होता है और नर्व से भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टम की, तो सी एन एस, पी एन एस, ए एन एस 3 पार्ट होते हैं। सी एन एस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। और पीएनएस की बात करें तो इसमें दो को इंक्लूड करते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हमारे क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 12 पेयर होती है, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 51 पेयर होती है। ओके। उसके बाद एएनएस की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती है, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपल सी बात है कि जब आप हैप्पी रहते हो तो पैरासिम्पेथेटिक काम करता है, जब आप सैड दुखी होते हो तो काम करता है। हर इंसान की पसंद सुखी होता है, इसलिए पैरासिम्पेथेटिक सुख का साथी होता है और सिंपैथेटिक दुख का साथी होता है यार। ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा, इसके बाद आपको एक्चुअली थर्ड ग्रेड के पॉइंट ऑफ से बोलो, आपको नर्वस सिस्टम में क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको मेनिंजीज का आइडिया होना चाहिए, मस्तिष्क आवरण किस तरह के होते हैं, एक ड्यूरामेटर, एक अरेक्नोइड और एक आयामेटर। आपको पूछा जाता है सबसे अंदर कौन, सबसे बाहर कौन, बाहर से अंदर क्या है, बहुत इजीली ध्यान रख सकते। ड्यूरामेटर का मैंने डी लिया, अरेक्नोइड का मैंने पी लिया, और पायामेटर का मैंने। और मैंने कहा जब भी हम कभी बाहर से अंदर जाते हैं, हम कहते हैं डेप्थ में जा रहे हैं, इसका मतलब ड्यूरामेटर सबसे बाहर हुई, अरेक्नोइड और पायामेटर सबसे अंदर हुई। और यहाँ पर जो पायामेटर होती है वो इनर मोस्ट भी होती है और वेस्कुलर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर कोई मोटी बोलो चीज़ से लगती है तो स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता। तीखी चीज़ से लगती है तो हमें ब्लीडिंग भी होती है, खून भी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंजरी इस मस्तिष्क आवरण तक हुआ है तो आपका डेफिनेटली क्या होगा, बोलो ब्लड आएगा। क्या। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और
पश्च मस्तिष्क। अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से थर्ड ग्रेड में पूछा जाता है कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग है, कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग है, और भाग देके पूछता है ये किसका है। तो एकदम सिंपल तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क से उसके तीन भाग होते हैं। एक होता है घ्राण पिंड ऑल्फैक्टरी लॉब, एक होता है आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं, सबसे बड़ा भाग यही होता है, और एक डायंसिफेलॉन। ये जो तीन मैंने आपको बताया है ये किसके हैं बोलो, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के। उसके बाद मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर दो चीजें हैं। एक आपका है ऑप्टिक लोब जो कि संख्या में कितने होते हैं, चार, जिनको सम्मिलित रूप से हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ओके, और जो पूरा सेरेब्राई है ये दोनों किसके भाग है, मिड ब्रेन के भाग है। उसके बाद हिंड ब्रेन की देखें तो हिंड ब्रेन जो होता है उसके भी तीन भाग है। एक सेरिबेलम होता है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, और पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है वो मस्तिष्क का लास्ट पार्ट होता है। यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेरिबेलम है। लास्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आपको मैंने कहा मेडुला ओब्लंगेटा है। फोर ब्रेन के कौन से भाग होते हैं, मिड ब्रेन के कौन से भाग होते हैं, हिंड ब्रेन के कौन से भाग होते हैं। भाग दे के पूछा जाए कि ये ब्रेन के किस पार्ट का भाग है, तो इस तरह से यहाँ आप ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद मैंने आपसे कहा जितने भी मस्तिष्क में मैंने भाग बताए के काम भी पता होना चाहिए, वर्क भी पूछ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंट लिखा फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स ऑल्फैक्टरी लॉब, खान पीन, नाम से पता चल रहा है सूंघने से संबंधित, रिलेटेड टू स्मेल। उसके बाद प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन है, जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं, उन सब का कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर करता है। उसके बाद डायंसिफेलोन की बात करें तो इसकी जो वेंट्रल सरफेस है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसमें बहुत सारे सेंटर उपस्थित होते हैं, तो हर एक सेंटर अपने आप में एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर मैंने 7 सेंटर बताए जो हाइपोथैलेमस पे स्थित है। इसमें पहला मैंने बताया ताप नियमन केंद्र, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, कोल्ड रेगुलेटिंग सेंटर, हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, भूख का केंद्र, प्यास का केंद्र, लव सेंटर, हेड नफरत घृणा का सेंटर, और नींद का सेंटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, जो ब्रेन का सबसे दिल और सबसे बड़ा भाग होता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा सेंटर होते हैं। कुछ फेमस मैंने लिखा इंटेलिजेंसी सेंटर, बुद्धिमत्ता का केंद्र पूछे, थिंकिंग सोचने का केंद्र पूछे, मेमोरी यादाश्त का केंद्र पूछे, एंटरटेनमेंट मनोरंजन का पूछे, तो वो कहाँ है, सारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपको ये सेंटर हाइपोथैलेमस पे है उनको याद करने की बता देता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि इसमें क्या करना है। तो मैंने कहा आपको बोलो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक के बाद नाम ले तो दूसरा अपने आप आता है। मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है बोलो, इधर ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ पर के यहाँ पर इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा मैंने, ठंडा, गरम, भूख, प्यास, प्यार, नफरत। मतलब ठंडा जब बोलते तो गरम भी साथ में बोलते, भूख बोलते तो प्यास बोलते, प्यार बोलते तो नफरत बोलते। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे जो सेंटर है बोलो आपका ठंडा, गरम, भूख, प्यास, प्यार, नफरत इक्वल टू नींद। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी आपकी नींद, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी तो भी नींद डिस्टर्ब होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है नींद डिस्टर्ब होगी, किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है डिस्टर्ब होगी, और आप किसी से लड़ लिए हो, किसी से झगड़ा कर रहे हो तो भी नींद डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब इजिकल टू मैंने, अगर आपको ये सात में से कुछ पूछा जाए तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस होगा। अदरवाइज किसी का भी पूछे तो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भाग, सबसे जटिल भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सबसे ज़्यादा सेंटर उसी पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्टिक लोब, नाम से पता चल रहा है रिलेटेड टू विजन, देखने से संबंधित, पूरा सेरेब्रम बोलो रिलेटेड टू हैंड्स एंड लेग मसल, हाथ तथा पैर की पेशियों से संबंधित। सेरिबेलम की बात करें, इसी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, संतुलन से संबंधित होता है। ऑन्स वेरोलाई की बात करें तो आपको मैंने कहा इस पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर उपस्थित होता है, ध्यान रखना इंडिविजुअल पूछ लेते हैं न्यूमोटैक्सिक पर होता है तो पॉन्स वेरोलाई पे है। उसके बाद मेडुला ओब्लंगेटा लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन सब का कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लंगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब है जैसे ब्रीदिंग है, हवातन है, बोलो ब्लड सर्कुलेशन है, वोमिटिंग है, सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा है, ये जो होते हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री क्रियाएं हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है,
बोलो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको कंट्रोल करता है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का ब्रेन का कौन सा पार्ट है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए समातन का बोलो नियंत्रण करने वाला, तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन, सबका आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। जब भी आपको किसी एग्जाम्पल में ऐसा लगता है ये तो अनैच्छिक क्रिया है, ये तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो उसको कंट्रोल करने वाला अगर पूछा जाए तो ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होगा। ओके, इस तरह से मैंने आपको दोस्तों पहला टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो मैंने आपको सिखा दिया है। आप रैपिड फास्ट तरीके से 15-20 मिनट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा जो है सूक्ष्म जीवों में रोग, यानी आपको मैंने कहा माइक्रोबियल डिजीज की बात करें तो हमें बोलो 5 बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमंथ डिजीज और फंगल डिजीज, ये है कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल में हमें कैंसर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, इसको भी अभी तैयार करते हैं। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चार्ट के अंदर इसको बताया है, तो अभी मैं आपको तैयार करा दूँ। एक तरफ रोग का नाम है, एक तरफ जीवाणु का नाम है, एक तरफ टेस्ट या कोई स्पेशल नोट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की। उसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अक्सर जो डिजीज के नाम है वो जिन सूक्ष्म जीवों से होती है उनकी स्पीसीज के नाम पे ही रखे जाते हैं, और इसके लिए मॉन्टुक्स टेस्ट करवाया जाता है। ओके, और टीबी के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो यहाँ हाथ पर एक वैक्सीन लगाया जाता है जो BCG का वैक्सीन होता है, एसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ओके, बर्थ के समय। और WHO ने एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम डोट्स है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। D मतलब डायरेक्ट, O मतलब ऑब्जर्वेशन, ओके, T मतलब ट्रीटमेंट और S मतलब शॉर्ट कोर्स। ओके, जिससे काफ़ी हद तक टीबी कम हुई है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि डोट प्रोजेक्ट किस बीमारी को कम करने को चलाया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, बोलो आपका ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद दूसरा है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग, हैंसन रोग भी कहते हैं। ओके, और ये जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी दोनों का जीनस सेम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी होता है। और यहाँ पर इसका टेस्ट जो होता है वो लेप्रामीन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइफाइड की या एंटेरिक फीवर, आंतरिक ज्वर की बात करें, तो वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो विडाल है। और विडाल टेस्ट बहुत बार एग्जाम का गया है। उसके बाद बात करें डिप्थीरिया की, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी, बोलो इस बैक्टीरिया से होता है, और इसके प्रोफाइल एक्सिस के लिए बचाव के लिए DPT का वैक्सीन लगाया जाता है। सभी बच्चों को लगाया जाता है, गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है। तो DPT एंटीजन होता है। डिप्थीरिया बोलो आपका, पर्टुसिस और बोलो तीनों बोलो कि हमें प्रोटेक्शन इससे मिलती है। ओके, उसके बाद हम बात करें पर्टुसिस यानी विंग कप की बात करें, कुकर खांसी की बात करें, काली खांसी की बात करें, आर्डोटेला पर्टुसिस का बैक्टीरिया है, और इसमें भी क्या लगाया जाता है, DPT का वैक्सीन। जो टिटनस होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, इस बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया तो जंग लगे लोहे पर और मिट्टी सॉइल के अंदर ये मिलता है। तो जब भी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो लोग कहीं इरोजन स्किन छिल जाती है, तो टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। और प्रोफाइल एक्सिस के लिए बच्चों में हम तो लगाते ही हैं। और जो टिटनस होता है उसे लॉकजो डिजीज या धनुष रोग भी कहते हैं। ओके, उसके बाद बात करें हम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों में श्वसन संबंधित रोग है। उसके बाद करें प्लेग की, तो प्लेग जो होता है वो आर्सिना पेस्टिज बोलो बैक्टीरिया से होता है। और ये इसका संबंध चूहे से कैसे है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो चूहे की स्किन होती है, उस पर पाए जाने वाले पिस्सू जिनोपसेला चिनोप्सिस की बोलो आंत्र में उपस्थित होता है। इसका मतलब पिस्सू का नाम पूछे तो जिनोपसेला चिनोप्सिस। ओके, और मैंने कहा इसका जो प्लेग का टेस्ट जो होता है ऐसन स्टेन टेस्ट होता है, ब्लैक डेथ इसको कहते हैं। बोलो क्या, गोनेरिया बात करें तो नाइजेरिया गोनेरी इसका बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरियल STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेनोमा पैलिडम इसका बैक्टीरिया है, और STD बोलो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और इसका जो टेस्ट होता है उसका नाम विजरमान टेस्ट होता है। हालांकि एग्जामों में सबसे ज़्यादा मॉन्टुक्स और विडाल टेस्ट ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको विजरमान टेस्ट भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी बैक्टीरियल डिजीज
बैक्टीरिया का नाम पूछा है वो सिफिलिस का ही पूछा है। सिफिलिस में क्या होता है कि हमें इससे पता नहीं चलता है क्योंकि इसमें कहीं सिफिलिस का नाम ही नहीं आता है। तो ट्रिपेनोमा एलिडम किस बोलो बैक्टीरियल डिजीज का है, तो सिफिलिस का है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कोलेरा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है और इसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। बोटुलिज्म की बात करें, फूड पॉइजनिंग की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम बोलो से ये होता है और ये दूषित भोजन को सेवन से होता है। यार अगर कोई भी खाना है तो किसी शादी में या कहीं पर भी अगर वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम से इन्फेक्टेड हो गया है, कॉन्टामिनेटेड हो गया है, तो जो जो पर्सन उस खाने को खाएंगे उन सबको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसको हम बोटुलिज्म कहते हैं। उसके बाद ट्रेकोमा की बात करें, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटीज, ये बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है, यानी आंख लाल लाल हो जाती है, पानी निकलना। ओके, तो ये मैंने 13 कलेक्शन किया है बैक्टीरियल डिजीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बैक्टीरिया का नाम, स्पेशल टेस्ट या उनका कोई अदर नेम फैक्ट है वो और बताया है। उसके बाद आ जाते हैं हम वायरल डिजीज के। नेम ऑफ डिजीज की बात करें, नेम ऑफ वायरस और टेस्ट और स्पेशल नोट। स्मॉल पॉक्स क्लियर, जिसका जो वायरस होता है वेरिओला होता है। कौन सा वायरस होता है बोलो, वेरिओला। यार ओके, जबकि चिकन पॉक्स का जो होता है वो वेरीसेला होता है। ध्यान रखना, वेरीसेला में सी आ रहा है और चिकन पॉक्स में भी सी आता है। चिकन पॉक्स का वेरीसेला वायरस है, क्लियर। और जो आपका स्मॉल पॉक्स है वो तो अब इरिडिकेट हो चुका है, उसका श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है क्योंकि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए ही पहला वैक्सीन बनाया था। ओके, और इसीलिए आज स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी तरह से इरिडिकेट हो चुका है, उन्मूलित हो चुका है। और चिकन पॉक्स तो आज भी होता है, क्लियर। स्मॉल पॉक्स डेंजरस होता है, इसलिए उसके जो स्पॉट होते हैं वो भी बॉडी में परमानेंट रह जाते हैं, इसलिए इसको इरिडिकेट करना, उन्मूलित करना बहुत ही जरूरी था। उसके बाद आते हैं पोलियो के अंदर। पोलियो वायरस से ये होता है और पोलियो के लिए दो वैक्सीन है, एक साल्क वैक्सीन और एक साबीन वैक्सीन। साल्क वैक्सीन जो इंजेक्टेबल है और साबीन वैक्सीन है वो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, और ज़्यादातर यही यूज की जाती है। अभी जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसमें हमेशा ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन साबीन ही यूज की जाती है। उसके बाद अगर बात करें मम्स की, कटपड़े रोग की, तो मम्स वायरस से ये होता है, पैरामिक्सो वायरस भी कहते हैं इसको, और इसके लिए हम ट्रिपल वायरल एंटीजन एमएमआर का वैक्सीन लगाते हैं। एम, पहला एम का मतलब मम्स है, दूसरा एम मतलब मीजल्स और तीसरा आर मतलब रूबेला। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो मम्स तो आपको पता चल गया। अभी हम जब मीजल्स देखते हैं तो मीजल्स का जो दूसरा जो है उसका जो बैक्टीरिया है वो वियोला होता है, क्या? लेकिन एक जर्मन मीजल्स और होता है जिसका जो वायरस होता है बोलो वो रूबेला वायरस होता है। इसलिए जब एमएमआर लगाते हैं तो ये तीसरा आर जो है वो रूबेला को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम एमएमआर लगाएंगे तो किसी बच्चे को मम्प्स डिजीज भी नहीं होगी, उसे मिजल्स भी नहीं होगा और उसे जर्मन मिजल्स भी नहीं होगा, क्या? उसके बाद डेंगू की बात करें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेंगू का वायरस कौन सा है, आर्बो वायरस। डेंगू मस्किटो एडिस एजिप्टाई के काटने से जरूर होता है, लेकिन डेंगू एक वायरल डिजीज है कि एक्चुअली वो मच्छर जब काटता है तो वायरस ही बॉडी में छोड़ता है। तो वायरस कौन सा होता है, आर्बो वायरस। और जो वाहक है वो कौन सा, कैरियर कौन है, एडिस एजिप्टाई, जिसे टाइगर मच्छर भी। तो मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में आपको डेंगू का क्वेश्चन राइट करना है तो डेंगू को अपना डियर बनाना पड़ेगा। मैंने ट्रिक लिखी है डियर, डी यानी डेंगू, और मैंने कहा ए आर यानी आर्बो वायरस, और ए बोलो यानी एडिस एजिप्टाई। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वायरस, वो हेपेटाइटिस ए बी सी डी सारे टाइप की हेपेटाइटिस होता है, लेकिन मॉस इन्फेक्शियस सबसे संक्रामक अगर कोई हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है, क्लियर। और इसके लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, लगाई जाती है, वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। ध्यान रखना दोस्तों, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन को कहते हैं। अगर कोई वैक्सीन जेनेटिक इंजन अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाई जाती है तो उसे हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। मैंने यहाँ पर बताया है, लिखा है कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है उसे हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, जो हेपेटाइटिस की होती है। उसके बाद स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कॉमन कोल्ड, इनके तो वायरस के नाम पता होना चाहिए। स्वाइन फ्लू का H1N1, बर्ड फ्लू का H5N1, और कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस से होता है, और एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, सब जानते हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके,
और ये जो वायरस होता है एक तो टी हेल्पर को नष्ट करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये एक रेट्रो वायरस होता है। हर वो वायरस जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है। और यहाँ पर इसका जो रियल आनुवांशिक पदार्थ है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन जब ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है तो डबल स्टैंडर्ड बोलो में डीएनए में इसको कन्वर्ट कर लेता है, जिससे फास्ट रेप्लिकेशन कर सके, अपनी संख्या बढ़ा सके। और इसका जो टेस्ट होता है इसका, एक तो एलिसा टेस्ट होता है, एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। जो मेन टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट है, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है, जिसके अंदर एचआईवी वायरस के स्पेसिफिक कहा जाता है। उसके बाद एलिसा टेस्ट भी है। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड सोर्बेट एसे, क्लियर, ओके। और ये जो है इसमें एंटीबॉडी को देखा जाता है। आपको कहा जो एलिसा है, क्लियर, ओके, उसकी जो फॉर्म होती है, मैंने कहा इसका मतलब क्या है, एंजाइम, ओके। यहाँ पर क्या बोला मैंने, लिंक्ड, ओके। यहाँ पर इम्यूनो, तो इम्यूनो, ओके, और सौर एंड, ओके, और ऐसे, ऐसा ध्यान रखना। इसमें क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी, यार एंटीबॉडी की जाती है कि अगर कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी कम बनेगी, और जो अच्छा वाला होगा उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी। तो एलिसा टेस्ट केवल आपको आइडिया देता है कि एचआईवी पॉजिटिव। कंफर्मेटिव टेस्ट जो है वो तो हमेशा वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटोजोवल डिजीज, तो प्रोटोजोवल का प्रोटोजोआ उनका भाग सारा मैंने एक चार्ट में बताया है। प्रोटोजोवल डिजीज के अंदर अगर डिजीज का देखें, पहला मैंने लिखा अमीबियासिस, सब जानते हैं उसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। और अमीबा हिस्टोलाइटिका यानी अमीबियासिस की पहचान क्या है, जब भी किसी को पेट दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्या आपका पेट मरोड़ों के साथ दर्द हो रहा है क्या, स्पाज्म के साथ दर्द हो रहा है क्या। तो अगर कोई कंप्लेंट करेगा हाँ थोड़ी देर आराम रहता है फिर एकदम बोलो मरोड़ा चलता है, तो इसका मतलब 100% उसे एमीबियासिस हुआ है और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद देखते हैं पायरिया, तो पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो मैंने आपको एंट अमीबियासिस पायरिया साथ क्यों बताया, दोनों में ही एंट अमीबा आ रहा है। और जिंजीवेलिस मतलब आप समझ गए होंगे, पायरिया, पायरिया के अंदर सारे मसूड़े जाते हैं, अत्यंत दुर्गंध आती है और ये किसिंग द्वारा, चुंबन द्वारा फैलता है, यार, ओके। और उसके बाद ट्रिपेनोसोमियासिस देखे, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से ये होता है, और इसकी वाहक जो होती है वो ग्लोसिना या सीसी मक्खी होती है, और इसे निद्रा रोग भी कहते हैं, ध्यान होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, निद्रा रोग, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसके बाद ल्यूकोरिया, तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, बोलो वाइट डिस्चार्ज जिसका दुर्गंध युक्त है। और ल्यूकेरिया बहुत ही कॉमन तो डिजीज है फीमेल में होने वाली। और एक ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। और ल्यूकोरिया जो होता है वो प्रोटोजोवल डिजीज होती है, जिसका प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होती है। उसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया भी एक प्रोटोजोवल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज से होता है। 4 स्पीसीज है इसकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप ऑफ स्पीसीज जो मलेरिया करती है, तो वाइवेक्स है, क्लियर, इंडिया में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डेंजरस मलेरिया को उत्पन्न करती है, फॉल्सिपेरम है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि काला आजार, जिसका जो प्रोटोजोआ होता है वो लिस्मानिया डोनोवेनी होता है, और जो आपका इसका वाहक होता है, कैरियर होता है, वो सैंड फ्लाई मक्खी होता है। काला आजार इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, काला यानी ब्लैक, आजार का मतलब होता है डिजीज, इसलिए ब्लैक डिजीज भी कहते हैं, इसमें स्किन काली हो जाती है। ये मैंने आपको प्रोटोजोवल डिजीज, केसिस, पायरिया, ट्रिपल ल्यूकोरिया, मलेरिया और कालाजार, उनका प्रोटोजोआ और जिसका भी वाहक है वो मैंने बताया। और जो मलेरिया है उसकी वाहक तो बच्चा बच्चा जानता है, फीमेल एनाप्लेज। उसके बाद हेलमिंथ्स डिजीज के अंदर आ जाते हैं। वो लोग 5 फेमस हेलमिंथ्स डिजीज है का नाम, और उनका हेलमिंथ्स कौन है वो मैंने आपको, सबसे पहले एस्केरियासिस देखें तो नाम से पता चलता है, एस्केरिस लुब्रिकोइडेस से होता है। और उसके बाद अगर हम टीनिया सीएससी या टीनिया सोलियसिस देखें, टीनिया सोलियम से होता है। और इसके दो होस्ट होते हैं, दो पोषक होते हैं। फर्स्ट होस्ट ह्यूमन होता है, सेकंड वो पिग यानी सुअर होता है। और जो टीनियासिस है वो एक्चुअली सुअर का अधकच्चा मांस
बिजली पॉर्क को खाने से होता है। उसके बाद फाइलेरिसिस सबसे ज़्यादा एग्जाम में, या इसको एलिफेंट फुट डिजीज कहते हैं। आउचेरिया बेन करप्टाई हेलमिंथी से होता है। और क्यूलेक्स मच्छर जो है आँख होता है। तो मेरे कहने का मतलब है फाइलेरिसिस में आपको प्रोटोजोआ हेलमिंथीज पूछे, आउचेरिया बेन करप्टाई आपको पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, एलिफेंट फुट डिजीज। होता क्या है कि ये जो हेलमिंथ किसी भी पर्सन के अंदर उसकी जो पैर होते हैं उसकी लिम्फ वेसल्स जो होती है, लिम्फ वाहिनियाँ होती है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे मनुष्य का जो पैर है वो हाथी जैसा हो जाता है, स्वेल होकर बोलो आपका। इसीलिए इसको एलिफेंट फुट डिजीज, हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इसका वाहक कौन है, क्यूलेक्स मच्छर। दोस्तों पूरे माइक्रोबियल डिजीज के अंदर तीन ही ऐसे कैरियर वाहक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक डेंगू का पूछा जाता है, एडिस, एक फाइलेरिसिस का पूछा जाता है, वो आपका क्यूटेक्स मच्छर है। और एक आपका मलेरिया का जो फीमेल एनाफिलीज, मेल एनाफिलीज में क्यूटेक्स और एडिस एजिप्टाई में हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फाइलेरिसिस होता है बाउचेरिया बैनक्रप्टाई, बोलो आपका हेलमिंथी से होता है, और उसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स मच्छर। इसे ध्यान रख सकते हैं। मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ। अगर बोलो कोई आपका फ्रेंड है और सपोज दैट उसका पैर भी हाथी जैसा हो गया, तो आप डेफिनेटली पूछने उसकी बोलो तबीयत के बारे में जानने के लिए और उसकी केयर करने के लिए आप उससे मिलने जरूर जाओगे। तो मिलने जरूर जाओगे तो आप उसको कुछ ना कुछ ऐसा कह के आओगे जिससे उसके चेहरे पर स्मेल आ जाए, आपको मैं खुशी आ जाए। आप बोलो एक बच्चा अपने फ्रेंड के पास गया और उसके पाँव रोग को देख कर उसने कहा, "क्या बोलो आपका वेरी ब्यूटीफुल लेग्स।" क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या वेरी ब्यूटीफुल लेग्स, तो क्या का मतलब क्यूलेक्स मच्छर, वेरी ब्यूटीफुल का मतलब लेग्स मच्छर से जो आपका होता है उसका हेलमेट का नाम क्या है, वाउचेरिया एनक्रेप्टाई। और लेग्स का मतलब बोलो एलिफेंट फुट डिजीज। बोलो क्लियर? ओके, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। एंटेरोबियस की बात करें, पिन मॉम जो इसको कहते हैं, अक्सर छोटे बच्चों को ये होता है, इससे एनएस एरिया में इचिंग ज़्यादा होती है। तो इसका जो हेलमिंथीज होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलस होता है, इसीलिए बच्चों में डी जरूरी करना होता है। उसके बाद ड्रैगन कुलेसिस जो है जिसको नारू रोग कहते हैं, अब तो खैर नहीं होता है, पहले तालाब का पानी पीने की वजह से नारू रोग बोलो ड्रैगन कुलेसिस बहुत ज़्यादा होता था। जो हेलमिंथीज का नाम है ड्रैगन मिडियंसिस। बोलो क्या? तो ये मैंने आपको हेलमिंथीज सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है फाइलेरिसिस है। क्लियर? एथिलेट आपका एलिफेंट फुट डिजीज। उसके बाद हम फंगल डिजीज की बात करें, फंगल डिजीज वो ही बहुत फेमस है। एक रिंग वॉर्म, दांत खाज, खुजली है, जो आपको मैंने कहा ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मियो, बोलो आपका एपिडर्मियो फाइटोन, इन वक्त से होता है। और एथिलेट फुट डिजीज की बात करूं, मैंने कहा आपको ऐसे खिलाड़ी जो बोलो बहुत दौड़ते हैं, हमेशा सॉक्स पहने हैं के अंदर, तो उनकी फिंगर के बीच में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम एथिलेट फुट डिजीज कहते हैं। और वो एक्चुअली टीनिया पेडिस कवक से होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी मैंने डिजीज बोलो आपको बताई, संक्रामक रोग बताए। अब जब हम डिजीज पढ़ते हैं तो हमें कैंसर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हालांकि हमारे जो आपके सिलेबस में है सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, फिर भी मैंने थोड़ा कैंसर का आइडिया दिया कि कैंसर से क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। इसकी जो जीन होती है वो कौन सी होती है, ऑन्कोजीन होती है। हर एक इंसान की हर एक बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर ऑन्कोजीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जब वो कार्सिनोजेनिक एजेंट के कांटेक्ट में आती है तो वो एक्टिव हो जाती है और कैंसर को उत्पन्न करती है। तो मेरे कहने का आनुवांशिक रोग बिल्कुल भी नहीं है कैंसर, और ना ही कम्युनिकेबल। सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर कोई इंसान कैंसर वाला है उसके साथ आप बैठोगे, बात करोगे, खाना खाओगे, गले मिलोगे, आप भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा कैंसर बोलो आप में जो अर्बुद ट्यूमर बनता है वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन और एक मेलिग्न। जो बेनाइन ट्यूमर यानी आपके शरीर पे निशान हुई लेकिन वो कैंसर वाली नहीं है, तो उसे हम बेनाइन ट्यूमर, नॉन कार्सिनोजेनिक, और वो मेटास्टेटिस भी नहीं करती, जहाँ है सालों तक वहीं पर रहती है। और जो एक होता है मेलिग्नेंट, मतलब जो कार्सिनोजेनिक ट्यूमर होता है, जो जिसमें एपिटेस्टिस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी आज यहाँ है वो लोग कहीं पर भी बॉडी में जाके हो सकता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है। एपिस्टेटिस जिसमें पाया जाता है वो मेलिग्नेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा। यार
कार्सिनोमा कैंसर उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू इसमें संबंधित होता है, जैसे लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, सब कार्सिनोमा होता है। सार्कोमा का मतलब होता है जिसमें कनेक्टिव का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, तो ये सार्कोमा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने चार ऐसे फैक्ट बताए जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विश्व के अंदर फीमेल में सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है, और भारत के अंदर फीमेल में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है। तो विश्व के अगर बात करें, सबसे ज्यादा कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, या ओके, और भारत के अंदर बात करें तो सर्विक्स कैंसर, ये सबसे ज्यादा। और मेल के अंदर देखें विश्व के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर होता है, और अगर भारत के अंदर लंग्स कैंसर। तो होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, भारत में और विश्व में पूछे, भारत में पूछे तो फीमेल में कौन सा और मेल में। तो इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, इंडिया के अंदर कौन सा खेल सबसे अच्छा खेला जाता है, तो आपको कि क्रिकेट। मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है, प्ले बेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर प्ले बेस्ट क्रिकेट का मतलब है पहले वर्ड आएगा फिर इंडिया आएगा, तो प्ले बेस्ट क्रिकेट यानी प्रोस्टेट, एड यानी लंग्स, तो आपका वर्ल्ड से कौन सा हो गया प्रोस्टेट, और इंडिया में कौन सा हो गया मेल के अंदर कॉमन लंग्स। मैंने कहा बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट मतलब पहले ब्रेस्ट आएगा फिर सर्विक्स आएगा, तो पहले कौन आएगा वर्ल्ड और फिर कौन आएगा। तो इस तरह से अगर आप कभी मेल या फीमेल, इंडिया और वर्ल्ड में कौन सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, तो यहाँ से ध्यान रख सकते। इस तरह से मैंने आप दोस्तों सेकंड टॉपिक जिसका नाम है जीवों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, वो भी मैंने तैयार करा दिया। कंप्लीट बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवल हेल्थ मैंने आपको रिवीजन कराया। ओके, अब हम तीसरा टॉपिक जा रहे हैं, इसका नाम है जीव। ओके, आप जानते हो जनन दो तरह के होते हैं, एक अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, और उसमें कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होती है। और उसके अगर टाइप देखें, टाइप है एक बडिंग मुकुलन जो हाइड्रा में होता है, एक बाइनरी फिशन द्विविखंडन जो अमीबा में होता है, और एक मल्टीपल फिशन जो में होता है। तो आपको अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, या आपसे पूछा जाए कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आपको ये टाइप भी पता होने चाहिए। उसके बाद मेन जो रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअली होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन स्टेप होती है। सबसे पहले जो होगा वो गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद क्लीवेज होगा। यार तो स्टेप को हमें समझना है। यहाँ पर मैंने गैमेटोजेनेसिस पहली स्टेप लिखी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और गैमेटोजेनेसिस के अंदर जानते हैं दो चीजें होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ooजेनेसिस, शुक्र जनन और एक अण्ड जनन। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसका प्रोडक्ट क्या होता है स्पर्म, और ooजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है एग होता है। उसके बाद जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी साइट क्या है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनन अंडाशय होती है, और जो जेनेसिस है उसकी साइट क्या होती है ओवेरी, अंडा कहाँ बनता है ओवेरी में बनता है। उसके बाद अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की फेजेज की देखें तो उसकी तीन फेजेज होती है। बोलो, एक तरफ मैंने हिंदी में लिखा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा। पहली प्रावस्था जो होती है उसे मल्टीप्लिकेशन फेज गुणन प्रावस्था कहते हैं, दूसरी जो होती है उसे हम ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, और तीसरी जो होती है उसे परिपक्वन प्रावस्था यानी हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस का स्पर्म, उसका लाइफ स्पान जीवन काल कितना, 24 से 48 आवर्स, यानी एक से दो दिन ही इसका लाइफ स्पान जीवन काल रहता है। और एक जो होता है उसका 48 से 72 आवर्स यानी 2 से 3 दिन उसका जीवन काल रहता है। उसके बाद स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपको मैंने कहा स्पर्म की स्ट्रक्चर के चार भाग होते हैं। एक हेड होता है, बोलो एक आपका नेक होती है, एक मिडल पीस होता है, और एक टेल होता है। हेड के अंदर दो चीजें होती है, एक एक्रोसोम और एक आपका जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर हाई नीडेज एंजाइम उपस्थित होता है। जब स्पर्म एक के पास पहुंचता है तो एक को भेदन करने का काम हाई यूनिडेज एंजाइम का होता है। और यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है कि स्पर्म 22+X वाला है या 22+Y वाला है। उसके बाद मिडल पीस नेक के अंदर देखें तो नेक में सेंट्रियोल होता है के, और जो मिडल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म के अंदर भाग में होता है एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, से ध्यान रखना है। और फिर टेल होती है, क्या। और एक की स्ट्रक्चर देखें तो एक स्पर्म से में बहुत ज़्यादा बड़ी साइज वाला होता है, और एक की स्ट्रक्चर के अंदर दो एग मेम्ब्रेन होती है, एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, एक सेकेंडरी एग। जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है उसका नाम
हमारे ह्यूमन के अंदर जोना पेलिसिडा होता है, और जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है उसका नाम कोरोना रेडिएटा होता है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है? जिस एग मेम्ब्रेन का निर्माण एक खुद करता है, सेल्फ करता है, उसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसका निर्माण ओवरी अंडाशय करती है उसे हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से आपको पहली स्टेप गेमेटोजेनेसिस समझ में आया होगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी स्टेप कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन। अगर गैमेट बन गए, मेल गैमेट बन गया, स्पर्म फीमेल गैमेट बन गया एक, तो फ्यूजन कराना पड़ेगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की साइट पूछा जाए, क्या है? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर पूछा जाए तो एम्पुला भाग में होता है। सबसे ज़्यादा थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बोलो बोलो आपका फर्टिलाइजेशन निषेचन का स्थल क्या होता है? तो फेलोपियन ट्यूब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो जाइगोट बनता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या ओके, तो हमेशा फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? जाइगोट। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो तुरंत क्या चालू हो जाता? क्लीवेज। फिर क्लीवेज किसको कहते हैं? जाइगोट में होने वाले शुरुआती विभाजन है, हम क्लीवेज कहते हैं। और जब तक क्लीवेज वाले विभाजन होंगे तब तक एम्ब्रियो की वो साइज नहीं बढ़ेगी। अंदर सेल्स ब्लास्टोमियर की नंबर जरूर बढ़ेगा, साइज उतनी रहेगी। साइज कब बढ़ती है? जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसका मतलब हुआ, अगर मैं एक लाइन में क्लीवेज को डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि जो कोट है, जो यूनिसेलुलर 2n है, उसको मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है, क्लीवेज के द्वारा। और जैसे ही वो एम्ब्रियो बोलो आपका 32 सेल स्टेज हो जाता है तो उसको ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, और जाकर के इसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। इसका मतलब हुआ इम्प्लांटेशन जो होता है वो इस अवस्था में होता है, तो उसका आंसर होगा ब्लास्टोसिस ब्लास्टुला अवस्था के अंदर होता है। तो अब हम आ जाते हैं वो टॉपिक के अंदर। मैंने अभी आपको जियो में जनन में आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल उसकी स्टेप मैंने एक रैपिड फास्ट तरीके से आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा चौथा टॉपिक है जैव रासायनिक चक्र। दोस्तों बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एक पक्का क्वेश्चन आता है तो अभी 5 मिनट में हम तैयार कर लेंगे। बायोकेमिकल साइकिल दो तरह की होती है, एक गैसीय साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल, एक सादी चक्र। नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन साइकिल है, ये सब क्या गैसीय साइकिल होती है। और फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, ये हमेशा अपराधी साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल होती है। क्या आपको एक ही साइकिल याद करने से क्वेश्चन आता है, और वो है नाइट्रोजन साइकिल, जो मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। नाइट्रोजन साइकिल में सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में कभी एब्जॉर्ब नहीं करते, वो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। इसका मतलब हुआ इसमें साइकिल चलती है। सबसे पहले नाइट्रोजन N2 को NH3 अमोनिया में बदला जाता है। इसको इस स्टेप को इस रिएक्शन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बोलो माइक्रोब्स काम आते हैं। इसमें अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूँ तो एनामिना नॉस्टॉक है। अगर हम बात करें सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो राइसोबियम है। सॉइल बैक्टीरिया की बात करें, मृदा के जीवाणु की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम और एजिटोबैक्टर है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है जो है, तो आंसर होगा राइजोबियम। सॉइल बैक्टीरिया पूछे तो एजिटोबैक्टर, और तो मैंने कहा राइजोबियम। और अगर आपको पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो एनामिना नॉस्टॉक है। उसके बाद क्या होता है, ये अमोनिया बन गया। अब अमोनिया को पहले नाइट्राइट में बदला जाता है, बोलो नाइट्राइट के अंदर यार। तो ये काम करने का काम होता है नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। इसका होता है फिर नाइट्राइट को किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रेट में यार। और ये काम कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। और इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद नाइट्रेट को डायरेक्ट N2 में बदलने का काम बोलो डी नाइट्रिफिकेशन आता है, जो मोनास और थियोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं। इस नाइट्रेट को प्लांट भी बोलो इनटेक करते हैं, प्लांट को आते हैं, और एमोनिफिकेशन डायरेक्ट भी बनता है। इस तरह से ये नाइट्रो साइकिल होती है। अब जैसे मैंने नाइट्रो साइकिल बता दी, आपको लगा कि इसमें तो बैक्टीरिया बहुत सारे आए, अलग अलग स्पेसिफिक प्लेस पे आए, तो हमें कैसे ध्यान रहेगा? तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है। अगर इस ट्रिक को ध्यान रखोगे
तो आपको कभी भी नाइट्रोजन साइकिल का किसी भी बोलो साइट पर कौन सा बैक्टीरिया आता है वो कभी गलत नहीं। मैंने आपसे कहा कि लड़की होती है जिसका नाम एना होता है, ओके वो बहुत अच्छा काम करती है, तो बोलो वो जोधपुर में रहती है, आज उसको सम्मानित किया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है, भाई वो थोड़ी शर्मिली होती है, उससे कहा जाता है आज रुको, आज तुम्हारी सुबह हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या रुक, आज शोभा प्यारी थारी, बोलो क्लियर। ओके, तो एना लड़की का नाम है, रुक आज शोभा प्यारी थारी, क्लियर। स्ट्रिक को ध्यान रखने से क्या होता है, ए ना यानी एना मीना नो स्टॉक, एना रुक, रुक राइजोबियम और क्लोस्ट्रीडियम। ओके, आज आज मतलब एजेटोबैक्टर, ये जितने भी मैंने वो सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी N2 का अमोनिया NH3 में। उसके बाद सोबा सोबा सोबा, तो आपको पता है कि जब अमोनिया NH3 से हम नाइट्राइट NO2 माइनस में बदलते हैं तो नाइट्रोसोमोनास आता है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलते हैं तो बैक्टर आता है। तो दोनों में नाइट्रो तो वर्ड कॉमन हो गया, तो फिर मैंने कहा क्या होना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास किस में आएगा, नाइट्रोबैक्टर किस में आएगा। तो मैंने कहा सोबा, तो आपको मैंने कहा सो से क्या होगा नाइट्रोसोमोनास, और बा से क्या होगा नाइट्रोबैक्टर, यानी नाइट्रो नाइट्रो दोनों है कॉमन है क्या। इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है अमोनिया नाइट में बदल, हमें पता है सो बा में पहले सो आता है तो नाइट्रोसोमोनास, और हमें पूछा जाए कि नाइट्राइट को एट में कौन बदलता है, तो हमें पता है सो बा के अंदर बाद में आता है, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा। और प्यारी थारी यानी आपको मैंने कहा स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये डी नाइट्रिफिक, बोलो ये नाइट्रेट को डायरेक्ट बोलो N2 में भी बदल देते हैं। तो इस तरह से इस ट्रिक को ध्यान रखने से आपको नाइट्रोजन साइकिल याद हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ किसी साइकिल या बायो जो केमिकल साइकिल से, उस पर क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से ही बनता है। बाकी बोलो आपका ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, वो बहुत ईजी है। हमें पता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो बोलो CO2 को कंज्यूम करता है और O2 को प्रोड्यूस करता है। जब रेस्पिरेशन करता है तो O2 को हम और प्लांट दोनों यूज करते हैं और CO2 निकालते हैं, इस तरह से ही चलते हैं। बट साइकिल